जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और एक धमाकेदार तैयारी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे सीएम साहब ने अभी ट्वीट किया है, आज सुबह ही ट्वीट किया है कि जितनी भी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं उनको जल्द से जल्द भराया जाए। सभी विभागों को सूचना दी है कि जो भी वैकेंसी है उनका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए, उनके जो है रजिस्ट्रेशन चालू किया जाए, फॉर्म अप्लाई किया। ये जो पेपर जो लगे हुए, जिनके भी पेपर नहीं हो पाए, फॉर्म सबमिट हो चुके थे, तो उनके जल्द से जल्द पेपर भी कराने के आदेश आ चुके हैं। तो जल्द ही आपके जो एग्जाम लगे हैं उनके डेटें जारी हो सकती हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए बिना किसी लापरवाही के, क्योंकि जो एक सिलेक्शन वाला बच्चा होता है वो इस समय रातों दिन एक ही है। क्योंकि इस समय जो बच्चे लापरवाही कर रहे हैं, सिलेक्शन वाला बच्चा कभी लापरवाही नहीं करता, वो लगातार अपनी तैयारियों पे, अपनी रणनीतियों पे काम करता है। तो आप सभी लोग तैयारी जबरदस्त करिए। और हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास में पढ़ रहे थे मुगल वंश, और मुगल वंश में हम लोगों ने बाबर को पढ़ लिया था, अकबर को पढ़ लिया था और हुमायूं को भी पढ़ चुके थे। अब अकबर के बाद हमको पढ़ना है अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, उसके विषय में आज पढ़ेंगे। और जितने भी यहाँ से कंटेंट या जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, हर क्वेश्चन को कवर करने का काम करेंगे। तो सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। और आज हम लोग पढ़ते हैं जहांगीर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जहांगीर को। जहांगीर आप सभी को पता है, जहांगीर जो था ये अकबर का पुत्र था, ठीक है। और सबसे पहले पूछा जाता है जो जहांगीर था इसका शासनकाल पूछा जाता है। तो सभी भाई याद रखेंगे, जो जहांगीर का शासनकाल होता है 1605 से 1627 ईस्वी तक था। तो इसको जरूर याद रखेंगे, जहांगीर का शासनकाल। फिर आपसे पूछा जाता है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था। तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म हुआ था। और एक चीज याद रखेंगे, जो जहांगीर होता है, इस जहांगीर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है, जो जहांगीर है वो उसका अर्थ होता है, जहांगीर का अर्थ आपके सामने लिखा हुआ विश्व विजेता। इसे जरूर याद रखेंगे। अकबर ने जो अपने पुत्र का नाम रखा था जहांगीर, और जहांगीर का जब अर्थ निकाला जाता है तो उसका अर्थ होता है विश्व विजेता। क्योंकि अकबर का पुत्र था तो नाम तो अच्छा रखा ही जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। और आगे पढ़ते हम लोग, ये जहांगीर जैसा कि इसका नाम था विश्व विजेता, क्या ये विश्व विजेता बन पाता है? क्या इसके अंदर विश्व विजेता बनने वाले लक्षण थे, वो खूबियां थी इसके अंदर जो होनी चाहिए? आइए जानते हैं आगे। सबसे पहले आप सभी लोग जानेंगे जहांगीर, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो इसे याद रखेंगे, जो नाम था बचपन का सलीम, ठीक है। इसका सलीम नाम क्यों रखा गया? सबसे पहले इसको हम समझेंगे कि इसका जहांगीर का जो नाम था इसे सलीम क्यों रखा गया था। बचपन का नाम सलीम था, बड़ा होकर इसने अपने आप को जहांगीर नाम से पुकारा है, लोगों ने इसे जहांगीर के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। तो सलीम नाम क्यों रखा गया था? तो बताया जाता है कि उस समय अकबर को पुत्र नहीं हो रहे थे, ठीक है। अकबर को पुत्र नहीं हो रहे थे, तो एक कोई गुरुजी थे शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। तो उन गुरुजी के पास जाते हैं अकबर, शेख सलीम चिश्ती जी के पास, और इनके दरगाह में गुरु यानी कि जो गुरु शेख सलीम चिश्ती जी थे उनके आशीर्वाद से सलीम का जन्म होता है, जहांगीर का जन्म होता है। तो अकबर ने अपने पुत्र का नाम उन्हीं गुरु जी के नाम पर रख दिया कि उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसलिए हम अपने पुत्र का नाम गुरु जी के नाम पर रखेंगे, सलीम रखेंगे। तो याद रखना, जहांगीर के बचपन का नाम इसीलिए पड़ा था सलीम। आगे लिखा हुआ, इनका जन्म शेख सलीम चिश्ती के दरबार में हुआ था, इसी वजह से इनका नाम सलीम रखा गया था। इसे सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है उसको जानने का प्रयास करेंगे। इनकी जो प्रेमिका थी अनारकली, आप सभी लोगों ने सलीम और अनारकली की जो प्रेम कहानी है उसे आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा या किसी न किसी से सुना होगा। ऐसा बताया जाता है कि 10 साल की उम्र का हुआ करता था जहांगीर, ऐसा समझिएगा। जहांगीर के जो उस समय सलीम था, ये इस सलीम की उम्र हुआ करती थी 10 वर्ष, ठीक है। सलीम की उम्र हुआ करती थी 10 वर्ष। और ये कहा जाता है कि अपने से दोगुना उम्र की महिला यानी अनारकली से वो प्रेम कर बैठता है। अब आप ये बताइए, एक बच्चे की उम्र है 10 साल और अपने से 2 गुना 3 गुना ज्यादा एज की महिला के साथ उसका जो है प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार ऐसा हुआ। और ये जो अनारकली थी, ये माना जाता है, या जो इस मिलते हैं तथ्य, ऐसा माना जाता है कि एक डांसर हुआ करती थी, नर्तकी हुआ करती थी। तो ये डांसर हुआ करती थी, तो आपको पता है वो डांस वांस अच्छा करती थी, और इसी डांस का दीवाना हो गया था सलीम। तो ऐसा कई बार हुआ कि अकबर ने अपने पुत्र को बुलाया सलीम को, और जैसे सैनिकों को भेजता है कि जो है युवराज को बुलाया जाए, राजकुमार को बुलाया जाए। जब सैनिक जाते हैं घर पे राजकुमार के महल में, सलीम के महल में, तो पता चलता है सलीम वहां है ही नहीं।
जब होता था तब वो अनारकली के कोठे पर मिलता था। तो सैनिक आते और बताते कि जी हुजूर, सलीम तो वहां नहीं है। जब इसकी अकबर इंक्वायरी करवाता है तो मिलता है कहाँ पे? अनारकली के कोठे पर, जहां पे वो डांस मुजरा करती थी। तो अकबर ने सलीम को बुलाया और कहा कि बेटा ये गलत है, आप एक युवराज हो, दिल्ली की सल्तनत आपको संभालनी है और आपको ये सब सारी चीजें शोभा नहीं देती। लेकिन अब जिसको क्या कहते हैं, जिसको लत लग गई है किसी चीज की, वो तो अनारकली का दीवाना हो गया था। वो बिना अनारकली को देखे वो रह ही नहीं पाता है। तो फिर से एक दो बार ऐसी घटनाएं घटी। फिर से अकबर ने आदेश दिया कि राजकुमार को बुलाया जाए, और पता चला राजकुमार फरार, फिर से अनारकली को कोठे पर। तो फिर अकबर को लगा ये ऐसे नहीं सुधरेगा, तो अकबर की सभा लगी थी और अकबर ने आदेश दिया कि जाओ अनारकली को बुला के लाओ। उनके सैनिक जाते और जबरदस्ती अनारकली को वहां से उठा के ले आते। तो अकबर ने भरी सभा में अनारकली की बेइज्जती की कि तुम एक बालक को जो है रास्ता भटका रही हो, एक 10 साल का बालक है, उसे तुमने पागल कर दिया है, कैसा जादू कर दिया है, तुमने उसे कैसे अपने जाल में फंसा लिया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि उसको लज्जित करने का काम करता है। भरी सभा में जो अनारकली थी उसकी बेइज्जती यानी बदनामी करने का काम करता है। तो अनारकली को लगा कि मैंने क्यों उसे बर्बाद किया है, वो तो खुद हमारे यहाँ आता है, हम क्या करें। और अब युवराज था अनारकली, उसे मना भी नहीं कर सकती थी, उसे छूट थी आने जाने के लिए, उसी के राज्य में रहती थी। लेकिन यहाँ पर अनारकली की इतनी ज्यादा बेइज्जती की जाती है कि अनारकली जो थी ये आगरा और ये वाला एरिया छोड़ के लाहौर चली जाती है। जब अनारकली लाहौर चली जाती है तो अब सलीम एक दिन रुकता है, 2 दिन रुकता है, उसको बिना अनारकली के चैन नहीं आ रहा है। तो ऐसा होता है कि सलीम 2 ही 4 दिन में अपना घोड़े पे सवार होता है और लाहौर पहुंच जाता है। फिर से अकबर को पता चला कि सलीम भी अनारकली के पीछे जो है लाहौर पहुंच गया है। तो अब फिर से सलीम जो है वहीं पहुंच गया लाहौर अनारकली के पीछे। अनारकली ने हालांकि समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब सलीम है वो मानता नहीं है। एक तो आप सभी को पता है नई उम्र होती है और इस उम्र में ज्यादा सोचने समझने की क्षमता होती भी नहीं है। वो तो पागल है, उसने कहा क्या करेंगे राजपाट, अगर तुम ही नहीं रहोगे तो ये राज हमारे किस काम का। तो अकबर को लगा यार जब तक ये अनारकली रहेगी तब तक ये सुधरेगा नहीं और ये बिगड़ता ही चला जा रहा है। तो कई इतिहासकारों का मत है कि अनारकली ने खुदकुशी कर ली थी, कुएं में कूद के जान दे दी थी। लेकिन कई इतिहासकारों का मत है कि अकबर ने अपना दबाव बनाने के लिए और ऐसा कोई दूसरा ना कर सके इसकी वजह से बताते हैं कि अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। ठीक है, और जब अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है और सलीम को पकड़ के फिर से भारत लाया जाता है। तो इसे याद रखेंगे। और यहीं से वो जो सॉन्ग लिया गया है, अनारकली छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली आगे आप सभी लोगों को आता है, तो यहीं से ये सॉन्ग लिया गया। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे सलीम और अनारकली के प्रेम कहानी। लेकिन अनारकली के जाने के बाद अब जो ये सलीम था ये और बेचैन रहने लगा, क्योंकि ये अपना ज्यादा से ज्यादा जो इसका समय होता था वो अनारकली के पास ही बिताता था। अब सलीम को चैन नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, इसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना राज्य अच्छा लग रहा है, ना लोग अच्छे लग रहे हैं। एकदम इसको क्या एकदम इसको बेचैनी होने लगती है। और अब सलीम एक नई अनारकली की खोज में निकलता है। अब युवराज था, उसके लिए कोई रोक तो थी नहीं। ठीक है, तो अनारकली और सलीम की कहानी आप सभी के समझ में आई होगी। अब अनारकली का जो चैप्टर होता है यहीं पर क्लोज होता है, उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। तो इस चीज को आप सभी लोग समझेंगे और आगे हम जानेंगे आगे क्या करता है। अब ये एक नई अनारकली की खोज में चल रहा है और इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ, जहांगीर ने, इसे याद रखना, जहांगीर ने ये हर महिला में अनारकली खोज रहा था। तो अब जो एक शख्स चला गया वो शख्स क्या दोबारा मिल सकता है क्या? हो सकता है उसके जैसे बहुत सारे लोग मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल सकता है ना। उसके अंदर जो खूबियां थी वो खूबियां दूसरे में नहीं मिल सकती हैं, यही कड़वा सत्य है। लेकिन वो एक नादान बालक है, उसे क्या पता है कि दूसरा कोई ऐसा मिल ही नहीं सकता है। और इसने सिर्फ और सिर्फ अनारकली के चक्कर में जहांगीर ने 27 शादियां की। इसे याद रखेंगे कि जहांगीर ने कुल कितनी शादियां की थी, तो 27 शादियां की थी, क्योंकि उसे चाहिए थी अनारकली जैसी हूबहू पत्नी चाहिए थी, लेकिन वैसी हूबहू पत्नी इसको मिलती नहीं है। तो इसे हम समझेंगे आगे। इसे याद रखेंगे कि जहांगीर ने 27 शादियां की थी, उसमें से कुछ प्रमुख थी, तो उन प्रमुख को समझेंगे हम। 27 के 27 के नाम नहीं रटने हैं, उसमें से 3 है जो प्रमुख है और इन्हीं तीनों से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। और 3 के बाद एक और आती है, फिर से उसकी एक प्रेमिका, उसको भी कह सकते हैं। तो यानी कि 4 आपको इसको 4 पत्नियों को पढ़ना है, उन चारों पत्नियों के हम नाम बता रहे हैं, इसे याद रखना। तो इसमें जहांगीर की जो सबसे पहली पत्नी थी इसका नाम हुआ करता था मानबाई। ठीक है, और मानबाई और जहांगीर से जो पुत्र जन्म हुआ उसका नाम हुआ करता था खुसरो।
इसे सभी लोग जरूर याद रखेंगे, खुसरो। ठीक है, यही खुसरो है जो आगे चलकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करेगा। तो इसको जरूर याद रखना कि खुसरो किसका पुत्र था, तो जहांगीर और मानबाई का पुत्र हुआ करता खुसरो। और जहांगीर की जो दूसरी पत्नी थी इसका नाम हुआ करता था जगत गोसाई, और जगत गोसाई और जहांगीर का जो पुत्र था उसका नाम हुआ करता था खुर्रम। इसे याद रखेंगे। और जो इसकी तीसरी पत्नी थी सलमा बेगम, याद रखेंगे, जहांगीर की तीसरी पत्नी का नाम था सलमा बेगम, और इसका जो पुत्र हुआ उसका नाम था शहरयार। ये तीन 27 में, ये तीन आप सभी लोग याद रखेंगे। 27 के 27 आपको नहीं याद रखना है। और जहांगीर को तो खुद याद नहीं रहता रहा होगा कि हमारी कौन सी पत्नी है और किसका क्या नाम है, क्योंकि एक हो दो हो तो याद किया जा सकता है। 27 पत्नियां थी, हो सकता हो अपनी पत्नी को ही भूल जाता हूं, इनमें से कौन हमारी पत्नी है कौन नहीं है। ठीक है, तो आप तीन पत्नियों के नाम याद रखेंगे जहांगीर की, मानबाई, जगत गोसाई और सलमा बेगम। और इन तीनों को पुत्र याद रखना, मानबाई का पुत्र खुसरो, जगत गोसाई का पुत्र जो था खुर्रम, और सलमा बेगम का जो पुत्र था शहरयार। और जहांगीर का जो इतिहास है इन्हीं तीनों पुत्रों पे टिका हुआ है। इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखिएगा। ठीक है, फिर अली कुली बेग, एक व्यक्ति था इनके सेना में, जहांगीर के सेना में एक व्यक्ति हुआ करता था अली कुली बेग, जिसे शेर अफगान के नाम से जाना जाता था। और आप सभी को पता है शेर अफगान लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कहां का रहने वाला था, ये अफगानिस्तान का रहने वाला था। और अफगानों से जो है पहले भी जहांगीर के दादा लोगों से कमी बनी है, बाबर वगैरह को अगर देखा जाए। ठीक है, अकबर से भी हुए, हुमायूं से भी हुए, तो इन्हें याद रखेंगे। तो ये जो जहांगीर था ये अली कुली बेग को अपनी सेना से हटाना चाहता था, इसलिए इसने सबसे पहले इन्हें बंगाल के एरिया में भेजा। और कई इतिहासकारों का मत है कि बंगाल में इसका मर्डर होता है, हत्या होती है, और यह बताया जाता है कि अली कुली बेग की हत्या कराने में जहांगीर का ही हाथ था। तो इसे सभी लोग जरूर याद रखेंगे। और यहीं से एक कहानी में एक नया तथ्य जुड़ता है और एक नया कहानी मोड़ लेने वाली है। ठीक है, तो जो अली कुली बेग था इसकी पत्नी का जो नाम हुआ करता था वो नाम हुआ करता था मेहरुनिसा। ठीक है, अली कुली बेग जो था इसकी पत्नी का नाम था मेहरुनिसा। एक 24-25 साल का लड़का हुआ करता था अली बेग, इसी की पत्नी का नाम था मेहरुनिसा। और अली कुली बेग और मेहरुनिसा की एक पुत्री थी जिसका नाम हुआ करता था लाडली बेगम। इसे जरूर याद रखेंगे, लाडली बेगम। ठीक है, तो इस दोनों को याद रखना, अली कुली बेग की पत्नी का नाम मेहरुनिसा और पुत्री का नाम लाडली बेगम था। जब अली कुली बेग की हत्या हो जाती है, वो मर्डर हो जाता है, तो एक वो विधवा की तरह जीवन जीने लगती है। तो ये सोचना जब जहांगीर को लगती है, तो जहांगीर ने उसको जो है बंगाल से बुला लिया और अपनी माँ की सेवा के लिए नौकरानी रख दिया, दासी के रूप में रख दिया कि आप वहां क्या करोगी, और आप ऐसा करिए कि आप आइए लाहौर, और लाहौर में हमारी माता जी के साथ रहिए, उनकी देख रेख करिए और आराम से आप राजमहल में रहिए। तो वहीं से मेहरुनिसा और लाडली बेगम, उसकी जो पुत्री थी, दोनों लोग आती हैं और जहांगीर की माँ की देखरेख के लिए रहती हैं, और वहीं पे रहती है महल में उनकी माँ के साथ। एक समय था 1611 ईस्वी का एक समय चल रहा था, इसे याद रखेंगे। 1611 ईस्वी का एक समय चल रहा था। एक बार घूमते हुए जहांगीर लाहौर पहुंच जाता अपने माँ से मिलने के लिए, और वहीं पर पहली बार इसने जो है अपनी इसको, जो अली कुली बेग की पत्नी थी मेहरुनिसा, इसको देखता है, और देखते ही ये उसका दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है। तो इसने अपने माँ से पूछा कि माता जी ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि आप ही ने तो इन्हें हमारी सेवा के लिए भेजा था। जो अली कुली बेग थे उनकी पत्नी, उनकी विधवा पत्नी मेहरुनिसा है। तो अली कुली बेग जो ये जहांगीर था, इसने अपनी माँ से कहा इनका यहाँ पे क्या काम है, इनका तो काम हमारे महलों में है, हमारे महलों में इनको रहना चाहिए, अपनी माँ से कहते हैं। और मेहरुनिसा के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि आपकी अभी उम्र ही क्या हुई है, आपको तो यहाँ पे नौकरानी नहीं, आपको तो महारानी बनकर रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि मेहरुनिसा ने यह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि हमारी एक लड़की है, अगर हमने आपसे शादी की तो हमारी पुत्री का क्या होगा। लेकिन जहांगीर उनके ऊपर प्रेशर बनाता है और शादी करने के लिए इनको जो है प्रेशर डालता है, कहता है। तो जहांगीर ने एक शर्त रखी कि हम आपसे शादी तब करेंगे जब आप पहले हमारी पुत्री की शादी करवा दीजिए, उसके बाद हम आपसे शादी करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि जहांगीर का एक पुत्र हुआ करता था शहरयार। तो जो लाडली बेगम थी, लाडली बेगम की शादी जहांगीर ने अपने पुत्र शहरयार के साथ करवा दी। इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अपने पुत्र शहरयार के साथ जहांगीर ने लाडली बेगम की शादी करवा दी। और यह लाडली बेगम अली कुली बेग और मेहरुनिसा की पुत्री हुआ करती थी। पहले पुत्र की शादी मेहरुनिसा की पुत्री से करवाता है, बाद में मेहरुनिसा से जहांगीर खुद शादी कर लेता है। यह घटना 1611 ईस्वी के, उसे याद रखेंगे। 1611 में मेहरुनिसा से जहांगीर ने शादी कर ली, क्योंकि
कई इतिहासकारों का यह मत है कि जो मेहरुनिसा थी, इसमें जहांगीर था, इसमें से जो है अनारकली दिखाई देती थी, इसीलिए इसने इनके ऊपर शादी करने के लिए प्रेशर डाला। और इसे लगा कि अनारकली की कमी को पूरा हो सकता है कि जो अनारकली की जो कमी है वो मेहरुनिसा पूरा कर दे, क्योंकि ये अपनी 27 पत्नियों से खुश नहीं रहता था, इसे हमेशा से अनारकली की कमी खलती रहती थी। ठीक है, तो फिर ये शादी करता है। ये जरूर याद रखना कि मेहरुनिसा और जहांगीर की शादी कब हुई थी, तो 1611 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ, लाडली बेगम की शादी जो थी शहरयार से हो जाती है। ठीक है, अब जब मेहरुनिसा की शादी होती है जहांगीर से, इसे जरूर याद रखेंगे, जब शादी हो गई तो जहांगीर को जो है ये मेहरुनिसा जो नाम था ये पसंद नहीं था। उसने कहा क्या तुम्हारा ये नाम है मेहरुनिसा, ये कोई नाम है? आप सभी को पता है निशा का अर्थ क्या होता है। तो उन्होंने कहा ये मेहरुनिसा ये कोई अर्थ है, ये अच्छा नहीं लगता। तुम महारानी हो, जहांगीर की पत्नी हो, अब तुम्हारा ये नाम मेहरुनिसा अच्छा नहीं लगता है। उसने एक नया नाम दिया और मेहरुनिसा को पहली बार इसने नूरी कहकर पुकारा। इसे याद रखेंगे, जहांगीर ने जो है मेहरुनिसा को सबसे पहले नूरी कहकर पुकारा। तो मेहरुनिसा जो नाम था वो जहांगीर को पसंद नहीं था, और जब नूरी कहकर पुकारा तो मेहरुनिसा ने जहांगीर से कहा ये क्या नाम कह रहे हो, नूरी उरी, ये कौन सा नाम है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। कहा तुम्हें पता नहीं है नूरी क्या होता है, नूरी का अर्थ क्या होता है? बताया कि नूरी का जो अर्थ होता है उजाला होता है। उन्होंने कहा क्या उजाला और क्या नूरी, ये हमें पसंद नहीं है। फिर इसने दूसरा नाम दिया और वो उपाधि है नूर जहां। इसने नूरी हटाया, कहा ठीक है इसको कैंसिल करते हैं, अब आपको आज के बाद हम नूर महल कहकर पुकारेंगे। तो फिर से मेहरुनिसा ने कहा क्या ये नूर महल, हम कोई घर है क्या, कैसा नाम दे रहे हो आप हमें? तो उन्होंने कहा नूर महल का जो अर्थ होता है वो होता पूरे महल का उजाला, पूरे महल का प्रकाश। लेकिन ये नाम भी मेहरुनिसा को पसंद नहीं आता है। तब एक तीसरा नाम देते हैं और वो नाम होता है नूर जहां। और जो मेहरुनिसा थी ये जो है नूर जहां के नाम से जानी गई और नूर जहां के नाम से विख्यात हुई, और इतिहास में इनका जो नाम मिलता है वो नूर जहां के नाम से ही मिलता है। याद रखेंगे मेहरुनिसा का नाम बाद में क्या पड़ा, तो नूर जहां पड़ा। तीनों नाम याद रखेंगे, पहले नूरी कहकर पुकारा, फिर नूर जहां, और फिर नूर महल, और फिर नूर जहां। नूरी का अर्थ था उजाला, नूर महल का अर्थ था पूरे महल का उजाला, और नूर जहां का अर्थ है पूरे जहान का उजाला। और यह नाम मेहरुनिसा को पसंद आता है, और आज के बाद जहांगीर अब मेहरुनिसा को जब भी पुकारेगा तो नूर जहां के नाम से पुकारेगा। तो ये सारी चीजें हैं और उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। बढ़ते हम लोग आगे। फिर एक होता है नूर जहां का जुनता, इसे जरूर याद रखेंगे, नूर जहां का जुनता। ठीक है, जो नूर जहां का जुनता था ये 1611 में तो शादी होती है 1612 से। ठीक है, नूर जहां का जो जुनता होता है 1612 से 1622, इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, 1611 से 1622। तो ये सारी चीजें आप सभी के समझ में आई होंगी। ठीक है, और बढ़ते हम लोग नूर जहां के जुनता की ओर इसमें पढ़ेंगे। जो नूर जहां का जुनता होता है वो 1612 से 1622 ईस्वी तक होता है। यानी कि जो जहांगीर था ये 1605 से 1611-12 तक तो शासन करता है, लेकिन ये इस समय शराबी हो चुका था और ज्यादातर इसका समय जो है शराब के नशे में बीतता था। तो इसी मौके का फायदा उठाकर जो नूर जहां थी उसने शासन को अपने हाथों में लिया और अपने हिसाब से शासन चलाने का काम करती है। इसी को कहा गया है नूर जहां का जुनता। और जो नूर जहां का जुनता को जो शासन काल था, इस शासन काल को जो चलाने का काम था यानी संभालने का काम था, इस जुनता को चलाने में नूर जहां के पिताजी गयास बेग, ठीक है, और नूर जहां का जो भाई था आसफ खां, और नूर जहां की मां असमत बेगम भी साथ देती है और नूर जहां के जुनता को चलाने में सहयोग करते हैं। ठीक है, और अब इस समय जो शासन चल रहा है, कोई भी अगर राजभवन से अगर कोई भी फरमान जारी होता, कोई नियम कानून होता, तो जो फरमान जारी होता उस फरमान पर जो सिग्नेचर होते हैं वो नूर जहां के होते हैं। और इसी चीज को कहा गया है नूर जहां का जुनता। यानी कि 1612 से 1622 तक का जो शासन है ये पूरा का पूरा शासन नूर जहां अपने हिसाब से चलाने का काम करती है। और कहीं ना कहीं इसने अपने पुराने बदला लेने के लिए भी, ये आप सभी को पता है कि अली कुली बेग को, जो नूर जहां के पहले पति थे, उनको मरवाने का जो कहीं ना कहीं हाथ, जो मरवाने में हाथ था वो जहांगीर का था। तो कहीं ना कहीं उन चीजों से भी परेशान थी वो, कितना भी रही होगी, क्योंकि उसने कुछ समय विधवा होकर भी बिताया है और कुछ समय जो है नौकरानी बनकर भी बिताया, जहांगीर की माँ की सेवा में भी बिताया है। अब मौका मिला है तो मौके का फायदा तो उठाएगी ना। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। यहाँ पर इनकी माँ भी आ चुकी है, इनके भाई भी आ चुके हैं और इनके पिता भी आ चुके हैं।
और शासन की जो बागडोर है पूर्णतया अब इस समय नूरजहां के हाथों में है। लेकिन ये 10 सालों तक तो बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन 10 सालों में इनके जो नूरजहां की जुनता में इनके भाई जी थे और नूरजहां थी, इन्हीं लोगों में आपस में कुछ टकराव होता है कुछ बातों को लेकर, और फिर से नूरजहां का जुनता होता है जो बिखरने का काम करता है। तो आइए आगे जानते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखेंगे जो नूरजहां के पिताजी थे वो गयास बेग थे, और गयास बेग को इत्माउद्दौला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा नूरजहां के पिता, तो चाहे गयास बेग ऑप्शन में मिल जाए या फिर इत्माउद्दौला मिल जाए, ये दोनों नाम नूरजहां के पिताजी के ही थे। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो नूरजहां के पिताजी थे यानी गयास बेग, इनका मकबरा कहां पर है, तो आगरा में है। इसे याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहला मकबरा जो सफेद संगमरमर से बनाया गया था, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जो आंसर होता है वो होता है ताजमहल। बिल्कुल सही है, लेकिन पहला मकबरा नहीं है। ताजमहल से पहले भी एक मकबरा बना है जो सफेद संगमरमर से बना है, वो था गयास बेग का मकबरा। तो इसे याद रखेंगे, भारत में पहला सफेद संगमरमर से बनने वाला मकबरा कौन सा है, तो वो है गयास बेग या इत्माउद्दौला का मकबरा जो आगरा के अंदर स्थित है। ठीक है, फिर आते हैं जो नूरजहां का भाई होता है, इसे याद रखेंगे आसफ खां। आसफ खां की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है अजमत बानो बेगम, और बाद में यही अजमत बानो बेगम मुमताज के नाम से जानी जाएगी। इसे याद रखेंगे। जो अजमत बानो बेगम है, इसकी जो शादी होती है जहांगीर का जो दूसरा पुत्र था खुर्रम, ठीक है, खुर्रम से। इसे याद रखा, अजमत बानो बेगम की शादी किससे हुई थी, खुर्रम से हुई थी। ठीक है, और यही खुर्रम बाद में शाहजहां के नाम से जाना जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। अजमत बानो बेगम बाद में मुमताज के नाम से जानी जाएगी, और जो ये खुर्रम है जहांगीर का दूसरा पुत्र, ये बाद में शाहजहां के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा और शासन करने का काम करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से याद रखेंगे। जो नूरजहां की मां थी असमत बानो बेगम, इन्होंने सबसे पहले इत्र निकालने की विधि खोजी थी, यानी जो परफ्यूम होती है, आप सभी लोग परफ्यूम जो डालते नहीं है, कहीं भी जाते हैं पार्टी वार्टी में तो डाल के जाते हैं, ये जो परफ्यूम है यानी इत्र है, सबसे पहले जो असमत बानो बेगम जी थी इन्होंने खोजा था, गुलाब से निकाला था इन्होंने इत्र। ठीक है, इसे याद रखेंगे। लेकिन अब ये जब 8-10 साल शासन अच्छे से चलता है, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि उत्तराधिकारी की, दिल्ली का अगला नवाब कौन होगा, अगला जो है बादशाह कौन बनेगा। तो यहाँ पर नूरजहां चाहती है, हमने आपको अभी बताया नूरजहां की एक पुत्री नूरजहां यानी अली कुली और मेहरुनिसा की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था लाडली बेगम, जिसकी शादी जहांगीर के एक पुत्र शहरयार के साथ हुई है। तो नूरजहां चाहती कि उसका दामाद शहरयार दिल्ली की गद्दी पर बैठे, और नूरजहां का जो भाई है आसफ खां ये चाहता कि इसका दामाद जो जहांगीर का दूसरा पुत्र था खुर्रम ये गद्दी पर बैठे। लेकिन यहां पर इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होता है, और इसी समय यह जानकारी जहांगीर को मिलती है, और जहांगीर समझ जाता है कि इनके पीछे ये रणनीतियां क्या है, और जहांगीर होश में आता है, नशे से जब होश में आता है, और यहाँ पर ये फिर नूरजहां को बंदी बनवाने का काम करता है, और कहता है कि हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें नहीं जरूरत है मेहरुनिसा जैसे किसी दूसरे स्त्री की। और क्योंकि अब समय भी एक लंबा हो चुका था, और अब इसको थोड़ा सा ज्ञान आया है कि हमें ये हमारे साथ एक चाल चली जा रही है, और यहाँ पर जो दिल्ली की सल्तनत है, हमारे पिताजी हमारे दादाओं के द्वारा जो बनाई हुई जो जागीर है, ये दूसरे के हाथों में जाने वाली है। तो यहाँ पर नूरजहां को कैद करता है, और फिर से दिल्ली की जो कमान होती है वो अपने हाथों में लेने का काम करता है। तो 1622 में याद रखना, 1622 में जो है नूरजहां को किडनैप करवाता है, बंदी बनवाता है, और बंदी बना के कारागार में डालने का काम करता है, और 1622 से 1627 तक फिर से दिल्ली की जो कमान है पूर्णतः अपने हाथों में लेने का काम करता है, और फिर से शासन करने का काम करता है। तो आइए आगे जानते हैं। जहांगीर जो था ये चित्रकारी को पसंद करता था, इसीलिए जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि मान लो कि 3 से 4 चित्रकार है इसके दरबार में, चित्रकार थे, उनके आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो जो चित्रकार होते थे और 4-5 चित्रकार मिलकर किसी एक चित्र को बना दें, कोई एक तस्वीर बना दे, तो जहांगीर इतना ज्यादा जानकार था, वो ये बता देता था कि जो चित्र बनाया गया है इसमें सर किसने बनाया है, आंखें किसने बनाई है, हाथ किसने बनाया है, पैर किसने बताया था, सब बता देता था। इतना ज्यादा ये जो है चित्रकारी का विषय में जानकार था, विशेषज्ञ था, ये कह सकते कि विशेषज्ञ था। इसने चित्रकारिता में पीएचडी कर रखी थी। ठीक है, तो याद रखना जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारिता का स्वर्णकाल कहते हैं। एक चीज फिर आगे याद रखेंगे, जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगवा दिया। तो इसे आपसे तंबाकू के साथ साथ इसने शराब पर भी प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि इसके अब समझ में आया कि शराब जो है ना वो बुरी चीज है,
गलत चीज है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि खुद जम के पीता था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसने तंबाकू और शराब पे प्रतिबंध लगाया था, तो याद रखेंगे मेरे भाई वो जहांगीर था। आगे जहांगीर ने जो है एक न्याय की जंजीर लगाई लोगों को न्याय देने के लिए, इसे याद रखेंगे। एक यहां से पूछा जाता है महाकवि जो हुए हमारे सूरदास जी, महाकवि सूरदास जी ये जहांगीर के समकालीन थे, इसे याद रखना। ठीक है, फिर आगे 1627 में जहांगीर की मौत हो जाती है, और जहांगीर की जो मौत है ये शराब पीने की वजह से हो गई, यानी कि इसके जो गुर्दे फेफड़े थे धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, और इस तरह से जहांगीर का अंत हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप सभी लोग याद रखेंगे, और जहांगीर को आज हम लोगों ने कंप्लीट करने का काम किया। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है और अच्छे से समझा है, और हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझाया जाए। अब आपका भी कर्तव्य है कि आप डटे रहिए मैदान में और अच्छे से पढ़ाई करिए, और इस बार अपना जो सिलेक्शन है, आपका जो लक्ष्य है, और एक वैकेंसी जो आपका इंतजार कर रही है उसको आप छीन लीजिए। और ये बात मेरी याद रखना, ठीक है, ये बात मेरी याद रखना कि सिलेक्शन कभी होता नहीं है, सिलेक्शन हमें छीनना पड़ता है, क्योंकि एक एक वैकेंसी पे हजारों की संख्या में बच्चे बैठते हैं। एक वैकेंसी के लिए आपको हजारों बच्चों से कंपटीशन करना है, हजारों बच्चों से संघर्ष करना है। इसलिए जो आपके पास ये समय है बहुत कीमती है, और पूरी ताकत लगा दीजिए अपनी जो एक वैकेंसी है आपकी, जो एक पद है आपका, उसे छीनने के लिए रातों दिन एक कर दीजिए। और उम्मीद नहीं अब की बार ये पूरा 100% तय है कि इस बार आपका सिलेक्शन तय है, लेकिन उसके लिए रातों दिन आप मेहनत कर लिए, रातों दिन एक करिए, क्योंकि जो सिलेक्शन वाला बच्चा है वो रातों दिन इस समय एक करके बैठा है और रातों दिन मेहनत कर रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।